गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 9th, जो कि है लाइंस और एंगल। अब लाइंस और एंगल्स के अंदर सबसे फंडामेंटल है लाइन। सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है? सबसे बेसिक चीज़ है लाइन। अब लाइन का क्या मतलब होता है? मतलब कि एक ऐसी वन डायरेक्शन वाली फिगर है, यानी जिसकी सिर्फ एक ही पॉसिबल है। तो एक ऐसी वन डायरेक्शन वाली फिगर जिस वर्ल्ड के अंदर जितने भी नंबर हम लिखते हैं, अब तक के जितने भी नंबर, वो सारे के सारे इसके ऊपर लिखे जा सकते हैं। तो एक ऐसी फिगर जिसमें हम अब तक के जितने भी नंबर है वो सारे लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं लाइन। जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड के अंदर मान लो कि जैसे है 1, फिर है 2, इस प्रकार जब हम लिखते जाते हैं 4, फिर 5, 6, ऐसे जितने भी नंबर है। और सबसे बड़ा बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अब तक ऐसा जिसे ज्ञात नहीं कर सकते, जिसे अब तक फाइंड नहीं किया है, जिसे अब तक फाइंड नहीं किया गया, यानी एक सबसे बड़ा नंबर जिसे अब तक निकाला नहीं गया है, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट। अब ऐसे कुछ नंबर देखो, अब यहाँ पर उसके मिडिल में होता है 0। उससे जैसे जैसे हम राइट साइड के अंदर आगे बढ़ते हैं तो आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार ये नंबर लगातार आगे चलते रहेंगे। अब आप इसको ऐसे एज्यूम करो कि मान लो किसी शहर में रहे, उस शहर के अंदर आपके शहर से एक रोड जाती है। आपके शहर से एक रोड जा रही है। जैसे मान लो मैं दो शहरों की कल्पना करता हूँ, एक शहर है दिल्ली और एक शहर है जयपुर। अब एक रोड है जो दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही है। तो ये एक लाइन है जो एक इस पॉइंट से चालू हो रही है, पीछे से भी कहीं से आ रही होगी, और जयपुर से आगे भी कहीं आ रही होगी। तो इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट से लेकर जब आप इस शहर के अंदर चलना शुरू करते हो, तो एक तो ये डायरेक्शन होगी जिसके अंदर आप डायरेक्शन में जा रहे हो, एक ये डायरेक्शन जिसमें आप जा रहे हो, एक इसकी अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन देखो, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप मान लो 1 किलोमीटर आगे चले, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, किलोमीटर, ऐसे 5 किलोमीटर। तो ऐसे आप जब एक लाइन के अंदर चलते हो, मतलब एक एक ही डायरेक्शन के अंदर जब आप चल रहे हो, तो जो आप एक पूरा बिंदु वाला पथ बना रहे हो, मतलब आप हर पॉइंट को जोड़ते जोड़ते, यानी हर छोटे छोटे पॉइंट को जोड़ते जोड़ते आपने एक जगह बढ़ाया, तो वो अपने आप में एक पॉइंट को जोड़ता है। ऐसे पॉइंट जोड़ते आपने दिल्ली से लेकर जयपुर तक अनेक पॉइंटों को जोड़ते हुए एक यात्रा कवर की। यात्रा को आपने जिस रोड से कवर किया उसे बोल देंगे अपने आप में एक लाइन। तो वो अपने आप में क्या होगी? एक लाइन होगी। लेकिन अब इसमें मेन बात ये आती है कि क्या दिल्ली से पीछे डायरेक्शन नहीं है? क्या दिल्ली से पीछे कोई डिस्टेंस नहीं है? तो उस चीज़ को बताने के लिए क्या किया गया कि 0 से आगे जब हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं, 1, 2, 3 डायरेक्शन, डिस्टेंस तो बढ़ जाती है, और ये डिस्टेंस बढ़ती बढ़ती इनफाइनाइट तक जाएगी। ऐसे ही जब हम उस 0 से, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे 0 को यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट बना, अगर मैं इससे पीछे की ओर जाता हूँ तो उसकी जो डायरेक्शन होती है उसकी डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ती जाएगी। उसकी डिस्टेंस क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी, 5, 6, और ऐसे करते करते ये भी इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या पता चला कि डायरेक्शन कौन सी है? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए प्रकार की डायरेक्शन होती है। जैसे अगर मैं यहाँ से इस साइड को, मैं राइट साइड को जा रहा हूँ, और तो एक अपने आप में डायरेक्शन है। लेकिन अगर इसके उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इसकी कंपैरिजन में ये इसकी डायरेक्शन है, तो उसी अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए यहाँ पर एक माइनस चिन्ह का यूज कर लेते हैं। या हम किसी भी नंबर लाइन जब हम लिखते हैं तो 0 से आगे वाले नंबर पॉजिटिव होते हैं और 0 से पीछे वाले नंबर नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव का मतलब ये अपने आप में कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, ये अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है कि जब हम किसी भी पॉइंट से आगे की तरफ जाते हैं तो हमें उसे, अगर मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। पहले हम 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पॉइंटों को जोड़ते जोड़ते, फिर 2, फिर 3, ऐसे सो ऑन इनफाइनाइट। ऐसे ही अगर जब हम उसी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन के चल, तो वहाँ पर हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं ताकि हम उस अपोजिट साइन को बता सकें। अब ये मैथ के अंदर भी काम लेते हैं। जैसे आपने कहीं देखा होगा कि 5-4, 5-4 का मतलब है कि हमने पहले तो किसी 0 पॉइंट से की और हमने शुरुआत करते करते 1, 2, 3, 5 कदम आगे की ओर चले। फिर हमने क्या किया कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब डायरेक्ट समझना है कि ये अपने आप में होती है एक अपोजिट डायरेक्शन। सीधा समझना है कि माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब आप जिस लाइन पर एक डायरेक्शन में जा रहे हो, अब उसके
अपोजिट की तरफ आपको 4 कदम चलने हैं। तो आपने पहले इस पॉइंट से शुरुआत, और इस लाइन जो कि अपने आप में एक सिंगल डायरेक्शन फिगर होती है, इससे चलते चलते आप 2 3 4 5 यहाँ तक आ गए। अब आपको माइनस मतलब अब आपको वापस कौन सी डायरेक्शन चलना है? नेगेटिव डायरेक्शन। अब तक आपने जिस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट की है उसके डायरेक्शन में आपने मूवमेंट करनी है। यहाँ से जब आप वापस आओगे तो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ इस पॉइंट पर आ गए। इस पॉइंट पर आने का मतलब आप शुरुआत से कितने कदम चले हो? सिर्फ एक कदम। इसीलिए जो 5 माइनस 4 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? 1। इसका मतलब क्या होता है कि आपने पॉइंट चूज किया उस लाइन के ऊपर। लाइन क्या होती है? एक वन डायरेक्शन वाली जो फिगर होती है। वर्ल्ड के जितने भी नंबर वो सारे के सारे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब तक के जितने भी नंबर हैं सबको अगर मैं एक लाइन के ऊपर यानी एक फिगर के ऊपर बनाना चाहूँ उसे क्या बोलते हैं? लाइन। और लाइन अपने आप में कैसी फिगर होती है? डायरेक्शन, यानी सिर्फ एक डायरेक्शन वाली फिगर होती है जिसकी लेंथ तो इनफाइनाइट होती है, मतलब लेंथ की तो कल्पना भी नहीं हम, लेकिन उसकी विड्थ, उसकी जो वो अपने आप में नेग्लिजिबल होती है। क्या होती है? नेग्लिजिबल। उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। तो लेंथ को क्या मानेंगे? नेग्लिजिबल लेंथ मान लें। अब पहली तो हो गई लाइन, मतलब लाइन की शुरुआत इनफाइनाइट यानी पता नहीं है, और ये अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए माइनस इनफाइनाइट, और ऐसे जाते 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 ये एक पर्टिकुलर पॉइंट आ गई जहाँ से हमने देखा है उसको। अब ये जाते कहाँ तक जाएगी? प्लस के इनफाइनाइट, यानी एक ऐसा पॉइंट अब तक हम फाइंड नहीं कर पाए हैं। इस सवाल भी ऐसा ही पॉइंट है। देखो इस इनफाइनाइट में इस इनफाइनाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप में अपोजिट डायरेक्शन को दिखाते हैं। इसका मतलब ये माइनस की तरफ जाते जाते इनफाइनाइट है, यानी एक अपोजिट डायरेक्शन में चलते चलते माइनस आया है, और इसका मतलब है ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन आगे की ओर आते हुए ये प्लस का इनफाइनाइट आया है। तो लाइन क्या होगी? अपने आप में एक 1D फिगर होगी, यानी इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, इसका पॉइंट हमें पता नहीं है, ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है और ना ही इसका एंडिंग पॉइंट पता है। तो जब किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता नहीं होता है, किसी भी पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं होता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? लाइन। तो जब भी किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं होगा उसे क्या लाइन बोल दिया जाएगा। इसी की एक छोटी सी चीज़ रही। अब ये आपने एग्जाम्पल सबसे बड़ा सुना, सन्स रे, सूर्य की किरणें। रे को हिंदी में बोलते हैं किरण। तो किरण का क्या मतलब है? एक ऐसी चीज यानी एक ऐसी फिगर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है कि वो स्टार्ट कहाँ से हुई है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता होता है कि उसकी स्टार्ट कहाँ से है। जैसे हमने कहते हैं सूर्य की किरणें, तो आप बताओ कि सूर्य की जो किरणें है वो कहाँ से निकल रही है? सन से निकल रही है। तो उसका जो ओरिजिन है, उसका जो जन्म स्थान है, जैसे समझाते हैं उसका जो बर्थ डेट है, क्या मतलब वो कहाँ से बर्थ जो प्लेस है कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो उसका अगर ओरिजिन हमें पता है कि वो, लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट सन से जो किरणें निकल रही है, सन से जो रेज निकल रही है, उसका स्टार्टिंग यानी लास्ट पॉइंट उनका कहाँ तक होगा। क्योंकि आप जो साइंस में पढ़ेगा जाएगा जो कि ये ब्रह्मांड है, जो कोस्मोस है, इसके आप में कोई सीमा नहीं है, ये अपने आप में इनफाइनाइट टर्म्स तक फैला हुआ है। यानी यहाँ से जो सन की जो रेज निकलेगी वो एंडिंग कहाँ जाके करेगी उसका कोई भी पॉइंट डिफाइन नहीं हुआ है कि उसकी एंडिंग पॉइंट कहाँ होगी। तो जिसका एंडिंग पॉइंट पता नहीं होता है, तो सिंपल सी चीज़ है कि रे एक चीज़ आपके सामने आती है, एक चीज़ होती है लाइन, एक चीज़ होती है रे। लाइन एक ऐसी 1D फिगर जिस पर अब तक के सारे नंबर को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी टोटल उसके ऊपर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, उसे क्या बोल दिया जाएगा? जिसके ऊपर टोटल नंबर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसे बोलते हैं लाइन। इसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है लेकिन इसकी ब्रीथ नहीं होती है, इसकी ब्रीथ नहीं होती है। अब इसके ऊपर दो प्रकार की डायरेक्शन होती है, एक होती है पॉजिटिव डायरेक्शन और एक होती है नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन का मतलब कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर आगे जाते हो 3 किलोमीटर, इसका मतलब भी आपने डिस्टेंस 3 ही कवर की है। अगर आप पीछे जाते हो तो भी इसका मतलब आपने डिस्टेंस 3 किलोमीटर, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के कंपैरिजन में एक तरफ आप इस साइड जा रहे हो, एक तरफ आप इस साइड जा रहे हो, तो बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आप पर पॉजिटिव मान लिया ताकि ये एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना है और जो दूसरी डायरेक्शन है उसको आपको नेगेटिव मानना है, ताकि हमें पता कि आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जब शुरुआत की, मतलब आप इस पॉइंट से शुरुआत करके आगे आप चलते गए, तो आपने मान लो टोटल 5 किलोमीटर
कवर कर लिया, तो आप 5 पर आ गए। उसके बाद आपने अपोजिट डायरेक्शन के अंदर 2 किलोमीटर मूव किया, यानी यहाँ आने के बाद अब आप यहाँ से वापस 2 किलोमीटर पीछे को, तो टोटल आपने कितना चला शुरुआत से 3 किलोमीटर। इसीलिए नेगेटिव डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आया है कि एक होती है पॉजिटिव डायरेक्शन, एक होती है नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब उसी लाइन के ऊपर जब आप आगे की तरफ जाते जाओगे एक डायरेक्शन का पॉजिटिव, उसके पीछे की तरफ जब आप आओगे दूसरे में नेगेटिव डायरेक्शन आएंगे। रे का मतलब क्या होता है? जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है, जिसका पॉइंट क्या होगा हमें डिफाइन किया हुआ है कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है। जैसे मान लो इसका एक और एग्जांपल हम, कोई भी आपकी स्कूल है, उस स्कूल से मान लो कोई रोड निकल रही है, तो उस स्कूल से रोड अगर निकल रही है, रोड का स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है। आपके देखो हर चीज़ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, हर चीज़ का एक रेफरेंस होता है। फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा हर चीज़ का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, मतलब हर चीज़ का एक रेफरेंस होता है। आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हो, आपको किस चीज़ से आप उसकी तुलना कर रहे हो। तो आपके लिए अगर एक एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, तो आपने किसी स्कूल से अपनी जर्नी की शुरुआत की और आप आपके घर तक लेकर आ गए, तो आप से घर तक चल के आ गए, तो आपके लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या था? स्कूल थी। आपके लिए जो एंडिंग पॉइंट है वो क्या है? आपका घर। यानी आप एक सीधी लाइन पर चलते चलते अपने स्कूल से अपने घर के, मान लो कि एक सीधी जिसके ऊपर आपकी स्कूल भी है, जिसके ऊपर आपका घर भी है, तो ये थोड़ी है कि ये जो रोड है ये आपकी स्कूल से चालू हुई है और ये आपके घर पर खत्म हो जाएगी। ये तो रोड चलती जाएगी और पीछे से चलती हुई आ रही है, लेकिन आपने जो डिस्टेंस कवर की है, ये उस पूरी जो लाइन है उसका एक छोटा सा टुकड़ा है। क्या लिया आपने? उस लाइन का छोटा सा टुकड़ा, और इसी टुकड़े को हम नाम बोल देते हैं सेगमेंट। क्या नाम बोल देते हैं? लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का एक टुकड़ा। लाइन का जब एक हम टुकड़ा लेते हैं, तो यानी आपने स्कूल से घर तक जो डिस्टेंस कवर की है वो आपने उस पूरी रोड का एक छोटा सा हिस्सा, उस जो पूरी सड़क सड़क का एक छोटा सा हिस्सा ही आपने कवर किया है। स्कूल से शुरू किया था और आपने घर पे उसको एंड कर दिया, और उसी के हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। सूर्य से जो सन की जो रेज है, सन की जो रेज है उनका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है कि वो सूर्य से निकल रही है, सन से निकल रही है, लेकिन स्टार्ट पॉइंट तो पता है। अब वो जाते जाते सन से कहाँ उनके लास्ट एंडिंग पॉइंट का हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो एक जो सन की रेज है वो कहाँ जाएगी उसका हमें कोई भी पता नहीं है। इसीलिए जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा और एंडिंग पॉइंट पता नहीं होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन पता होती है कि इस पॉइंट से चालू किया है और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन एंड कहाँ पर होगी उसका हमें पता नहीं होता है, उन्हें बोल देते हैं रेज बोल देते हैं, उन्हें बोलते हैं रे। और जिसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है कि कहाँ से आई है, और सिर्फ हमें चलती हुई दिख रही है लेकिन कहाँ की वो भी हमें पता नहीं होता है, उसे क्या बोल देते हैं? लाइन। और ये मैं एक 1D फिगर यानी सिर्फ एक डायरेक्शन वाली फिगर की बात कर रहा हूँ, और इसी लाइन स्टार्टिंग पॉइंट अपने आप से तय कर लूँ और उसका एक पॉइंट भी मेरी मर्जी से बना लूँ, और वहाँ से वहाँ तक अगर मैं मूव करता हूँ तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? अपने आप में एक लाइन सेगमेंट, क्योंकि उसका पॉइंट भी मैंने डिफाइन किया है, उसका एंड पॉइंट भी मेरे अकॉर्डिंग डिफाइन हुआ है कि स्टार्टिंग पॉइंट में स्कूल को बनाना है, एंडिंग में घर को बनाना है, लेकिन उस रोड के हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक एंड किया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक ही है, रोड तो इनफाइनाइट है, हमें पता नहीं कहाँ तक जाएगी, हमें पता नहीं है। वो जो छोटा सा टुकड़ा जहाँ पर हम मूव कर रहे हैं उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट, और जो शुरुआत कहाँ से हुई जिसका हमें पता नहीं है, कहाँ होगा उसका हमें पता नहीं है, उसे बोल देते हैं लाइन। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन होता है, पॉइंट डिफाइन नहीं होता, उसे बोलते हैं रे। तो देखी कि क्या होती है लाइन, क्या होती है रे, और क्या होता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसका पॉइंट है। रे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन लेकिन एंडिंग पॉइंट डिफाइन नहीं होता है। और लाइन सेगमेंट एक टुकड़ा जिसको स्टार्टिंग पॉइंट अपनी मर्जी से हम करते हैं और जिसका एंडिंग पॉइंट भी अपने आप डिफाइन करते हैं, उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब बात क्या आती है कि इसका हम नाम कैसे दें, कि इसका नाम क्या है? तो इसके लिए आप थोड़ा सा एक डेली लाइफ का जो हम एग्जांपल है वो लेकर देखते हैं। तो इसके लिए क्या करें? देखो, जैसे आप मानो कि आप जो है रहते हो दिल्ली के अंदर, समझना। आप कहाँ रहते हो? आप रहते हो दिल्ली के अंदर।
ये आपका बर्थ प्लेस मान लो कि आपका नेटिव प्लेस, आप दिल्ली के अंदर रहते हो। आपको किसी भी काम से जयपुर जाना है और आपका दोस्त आपसे आके पूछता है कि आज कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या कहोगे कि मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा हूँ। दिल्ली से कहाँ जा रहा हूँ? जयपुर। अब आप जयपुर आ गए। अब कोई पूछता है कि अब आप कहाँ जाओगे, तो आप क्या कहोगे कि मैं जयपुर से दिल्ली जाऊँगा। जयपुर से कहाँ जाऊँगा? दिल्ली। इसका मतलब आपका जो मोमेंट है वो इस दिल्ली से जयपुर वाले रास्ते पे हो रहा है, और जब आप वापस जाओगे तो आपका मोमेंट जयपुर से दिल्ली वाले रास्ते पर हो रहा है। रास्ता सेम ही है। को अब ध्यान में रखना कि यहाँ पर मैंने क्या कहा कि मैं कहाँ, मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा हूँ। अब हमने क्या कहा कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, तो आपका पॉइंट दिल्ली, आपका एंडिंग पॉइंट जयपुर, ऐसे इनका नाम देना होता है। मान लो कोई एक पॉइंट है यहाँ जिसका नाम दे दिया मैंने एक ए पॉइंट। ए पॉइंट का मतलब ये दिल्ली भी हो सकता है, ये जयपुर भी हो सकता है, यानी पॉइंट का नाम हो सकता है। और एक दूसरा पॉइंट है बी, जहाँ पर आपको जाना है, और दोनों को जोड़ने वाली सड़क। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, तो आप क्या कहोगे कि मुझे तो दिल्ली, इसको मान लिया मैंने दिल्ली से जे जाना है, यानी मुझे तो ए से बी जाना है। ए से कहाँ जाना है? बी। और ऐसा आपने सुना होगा कि जयपुर दिल्ली हाईवे, आपने कई बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि जयपुर दिल्ली हाईवे, मतलब जयपुर से दिल्ली को जोड़ने वाला जो हाईवे है। वैसे ही आपको अगर आपको ए से बी तक जाना है, इसका मतलब उस लाइन का नाम क्या होगा? ए बी। ए से बी। और इसी का उल्टा है कि जब आप वापस आओगे इसे बोलेंगे से ए। इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। कैसे फर्क नहीं है? अगर आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो, उसी रोड के ऊपर मान लो 500 मीटर है, एक अप्रोक्सीमेशन निकल सकता है। दिल्ली से जब आप जा रहे हो तो आपको 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। अब आप जयपुर से उसी रोड के ऊपर ट्रेवल करोगे, इसका मतलब भी आपको कवर करनी है। रोड सेम ही है, केवल आपने क्या कर दिया, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको एंडिंग पॉइंट बना दिया, और आप एंडिंग पॉइंट था उसको आपने स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया। तो इससे उन दोनों की डिस्टेंस में कोई फर्क आया क्या? इससे उस रोड में कोई फर्क आया क्या? नहीं। इसका मतलब अगर आपसे किसी भी लाइन का नाम पूछ ले कि कोई एक पॉइंट ए है और कोई एक पॉइंट बी है, तो कोई एक पॉइंट बी है, तो आप बताओ उस लाइन का, तो उस लाइन का नाम क्या बोलते हैं? उस लाइन का नाम होगा सर जी ए से बी। तो उस लाइन का नाम क्या होगा? लाइन का नाम होगा ए टू बी। ए टू बी का मतलब कि आपने शुरुआत की है ए से और पहुंचना कहाँ पर है? बी पर। इसी को हम कैसे लिखते हैं कि आपने शुरुआत की होगी बी से और आपको जाना कहाँ होगा? ए में। इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं। तो अगर आपसे कभी भी लाइन का नाम पूछ ले कि लाइन का नाम कैसे देते हैं, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट दोनों को साथ में लिखने के बाद उस लाइन का नाम दे देते हैं। जैसे अगर आप मैं पूछ लूँ कि कोई एक पॉइंट है जिसका नाम है सी और कोई एक पॉइंट है जिसका नाम है डी, इनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर। तो आप बताओ इसका क्या मतलब है? इस लाइन का नाम क्या होगा? इस लाइन का नाम होगा सी डी, कि सी से शुरू किया और डी एंड किया। अगर कोई तो ऐसा भी लिखता है कि इस लाइन, तो इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। तो चाहे सी डी लिख दो चाहे डी सी लिख दो, इन दोनों के अंदर मोटा मोटी कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि सी डी का मतलब भी आपको 40 किलोमीटर कवर करना है और डी सी का मतलब भी आपको 40 किलोमीटर कवर करना है। बस इसके अंदर फर्क आता है सिर्फ का, कि इसके अंदर आप डी से सी जा रहे हो और इसके अंदर आप सी से डी की तरफ मूव कर रहे हो। जैसे यहाँ पर आप दिल्ली से जयपुर की तरफ मूव कर रहे थे पहले, और फिर आप जयपुर से दिल्ली की तरफ मूव कर रहे थे, वही यहाँ पर है। सी से डी, आप सी से डी का मतलब आपकी सी से डी की तरफ ट्रेवल कर रहे हो, और डी सी का मतलब आप डी से सी की तरफ ट्रेवल कर रहे हो। और तो इससे उनकी डिस्टेंस के अंदर तो कोई डिफरेंस नहीं है, उनकी डायरेक्शन के अंदर फर्क आ सकता है। तो डायरेक्शन अलग अलग होगी। डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्शन डिफरेंट, लेकिन जो डिस्टेंस है उसमें कोई फर्क नहीं होगा। और मैथ के अंदर हमें जो काम में लेना है वो अभी तक डायरेक्शन का ज़्यादा यूज़ नहीं, आपको डायरेक्शन का यूज़ आपको चैप्टर नंबर 7 के अंदर ट्रायंगल का यूज़ करवाएंगे। लेकिन सिक्स आपको मेन मोटा मोटी जो यूज़ करना है वो आपको सी डी, आपको केवल डिस्टेंस का यूज़ करना है। यानी अगर आप कोई भी पूछ रहे कि आप किसी भी लाइन का नाम बताओ, कि एक लाइन है पॉइंट ए से पॉइंट जा रही है, तो इस लाइन का नाम क्या होगा? इस नाम का नाम ए, या इस लिख सकते हैं कोई ई। तो इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप ए ही बोल दो चाहे आप ये बोल दो। तो सबसे मेन चीज़ आपको कि
क्या होती है लाइन, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है। और रे जैसे लाइन है तो लाइन का मतलब लाइन से इसको मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वैसे होता है में ये कहता है एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन का टुकड़ा है जो ए से ई तक कवर, लेकिन इसको जनरल भाषा में लाइन बोल दिया जाता है। तो आप लाइन को लाइन सेगमेंट से ही कंपैरिजन करोगे। वैसे ही अपने आप में एक लाइन सेगमेंट होता है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट में भी डिफाइन है, पॉइंट में डिफाइन है, इसलिए यही अपने आप में एक सेगमेंट होता है। लेकिन जनरल लैंग्वेज बोलने में इसको हम क्या बोल देते हैं, लाइन ही बोल देते हैं। इसका वैसे तो नाम लाइन सेगमेंट होता है। अगर अच्छा अपने आप में एक रे होती तब इसका मतलब इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन इसका मेन दिक्कत क्या है कि इसका स्टार्टिंग इसका एंडिंग पॉइंट नहीं। इसीलिए हमें क्या करना कि यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये कहाँ जा रही है इसका नहीं पता, लेकिन इसके में बीच में एक पॉइंट आ रहा है डी, एक पॉइंट कर लिया, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन इसका एंड पॉइंट हमें पता नहीं है, वो अब कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन बीच में तो कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। इसीलिए इस रे का नाम वैसे देते हैं बी, लेकिन इस ए बी का मतलब लाइन सेगमेंट होता है, इसलिए इसके ऊपर एक छोटा सा तीर का निशान लगाते हैं। लाइन है ये ए से बी की तरफ मूव तो कर रही है, फाइनल पॉइंट बी नहीं है। समझना, दो प्रकार की चीजें मैंने आपको बताई है, मैंने आपको दो प्रकार की चीजें बताई। क्या क्या चीजें बताई कि एक तो होता है कि लाइन जो ए से लेकर बी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये तो लाइन सेगमेंट है, इसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बताए एंडिंग पॉइंट बताए, यानी ए बी। एक जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट तो पता नहीं, वो एक ऐसा पॉइंट जा रही है यानी ए बी वाली डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, ज्यादा करेगी, यानी ए बी वाली डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। इसका मतलब ये है कि ए से शुरू किया, एंडिंग पॉइंट भी नहीं लेकिन जा बी की तरफ रही है, यानी बी वाली डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ए से लेकर, तो ये हो गई लाइन सेगमेंट, ये हो गई रे। अब इसके बाद जो मेन चीज आती है कि एंगल क्या होता है। आपने सुना होगा एंगल, तो एंगल का मतलब है दो, कोई भी जो चीजें हैं, दो थिंग्स, थिंग्स का मतलब यहाँ पर मैं लाइंस की बात कर रहा हूँ, जो 1D फिगर वाली जो दो लाइंस है, उन लाइन का, उन लाइन के बीच की जो ढलान होती है, क्योंकि कई बार सड़कों के ऊपर आपने यानी जो ढलान को इंग्लिश बोलते हैं स्लोप, कोई भी दो लाइंस या कोई भी दो रेज, उनकी ढलान होती है, उस ढलान को हम बोलते हैं एंगल। ढलान कैसे होगी, तो आप इसको जनरल लाइफ से कंपेयर करना कि जब आप किसी रोड पर जा रहे हो, कई बार आपने देखा होगा कि रोड अचानक मतलब ऊपर की तरफ, मतलब जब जैसे मान लो कि तो चढ़ाई आई, तो जब आप चढ़ाई तरफ जाते हो तो मान लो ये रोड से जा रही है, जाती जाती अचानक थोड़ी देर ऐसे ऐसे चढ़ाई आती है, एक पीक पॉइंट के बाद वो यहाँ से वापस गिरने लगती है, तो ऐसा हमने देखा होगा। तो आप इसको बोलते हो जनरल भाषा की क्या है, ढलान आ गई, ढलान बोल दो चाहे चढ़ाई बोल दो। इसका क्या मतलब है कि पर्टिकुलर पहले जो जो रोड थी, रोड की तुलना में अब उसके अंदर थोड़ा सा बेंट आ गया है, और इस बेंट को ही क्या बोलते हैं, स्लोप, इस ढलान, और ढलान को इंग्लिश में इसको क्या मैथ के अंदर क्या बोल देते हैं, एंगल। अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे कि जनरल जो इसका रोड, रोड से हमने कितना बेंट, यानी कितनी आपकी चढ़ाई आई, तो अगर आप नीचे ढल रहे हो तो पहले वाली की तुलना में कितना आपने वापस किया, उसे क्या बोल देते हैं, स्लोप। तो कोई भी दो लाइन, जैसे मैंने शुरुआत किया कि मान लो एक पॉइंट, एक रे है, दो रे है, मान लो इस पॉइंट से शुरुआत कर रही है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट में पता है, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताने के बाद एक रे तो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है और एक रे इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। तो इसकी कंपैरिजन के अंदर अगर ये रे ऐसे होती, ये एक स्ट्रेट लाइन होती जो एक 1D फिगर है जो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, इसके कंपैरिजन में ये कितनी झुकी हुई है, तो जो झुकाव होता है एक लाइन की तुलना में दूसरे के बीच का जो झुकाव है, उस झुकाव को हम क्या बोल देते हैं, एंगल। तो सबसे बेसिक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि कोई भी दो, यानी कोई भी दो 1D फिगर के बीच का जो झुकाव, अब ये पहले मैं 1D फिगर की बात कर रहा हूँ, बाद में धीरे धीरे में भी आएगी, एंगल्स हर जगह काम करते हैं, ये 1D फिगर में 2D फिगर में काम करेगा, लेकिन हमें पहले क्या पढ़ना है कि कोई भी दो 1D फिगर होती है, यानी कोई भी दो लाइंस होती है, उन लाइंस के बीच की जो झुकाव होता है एक दूसरे के ऊपर कितनी झुकी हुई है, इसको आप ऐसे कंपेरिजन करना कि जब आप दो पेन रखोगे तो वो दो पेन के ऊपर, जैसे मान लो एक पेन ऐसे पड़ा है और एक पेन ऐसे पड़ा है,
तो ये पेन एक दूसरे के ऊपर जो इतने झुके हुए होते हैं, ये जो झुकाव होता है, इस झुकाव को हम क्या बोलते हैं? एंगल। इस झुकाव को क्या बोला जाता है? एंगल। इतनी बात समझ में आई कि एंगल क्या होता है, कि दो 1D फिगर के बीच का जो झुकाव है, जो स्लोप उनके बीच बनती है, जो ढलान उनके बीच की होती है, यानी कितनी एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? एंगल। अब सबसे बेसिक क्या होता है, हमने देखा एंगल को बोलते हैं कोण। तो किन भी दो थिंग्स यानी दो फिगर्स, दो 1D फिगर के बीच का जो झुकाव होगा, बीच का जो बेंट होगा, उस बेंट को हम क्या बोल देते हैं? एंगल बोल देते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ आपको समझ में आई। तो 1D फिगर के बीच होगा। अब इस एंगल का जो यूनिट होता है, अब ये यूनिट क्या होती है? तरफ देखो, जैसे आप किसी भी डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हो, तो आपने सुना होगा कि यार अभी बोला कि दिल्ली से जयपुर, मैंने कहा कि दिल्ली से जयपुर जाना है, तो मैंने एग्जांपल लिया था कि 500 किलोमीटर है। अभी मैंने किलोमीटर ही क्यों, क्योंकि बिना किलोमीटर के मैं 500 को डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? 500 अपने आप में एक केवल नंबर है। 500 बोलने पर मुझे ये पता नहीं चलेगा कि 500 क्या, समझ में आ रहे कि 500 बोलने पर केवल इतना मेरे को पता चला ये 500 है, लेकिन 500 क्या है? 500 किस चीज़ के बारे में बता रहा है? 500 किसी के बारे में बता रहा है, 500 किसी आदमी के भार के बारे में बता रहा है कि आदमी का भार कितना है, यानी हर चीज़ की अलग अलग डेफिनेशन होती है। केवल 500 बोल मैं ये डिफाइन नहीं कर सकता कि वो 500 किसके बारे में बात कर रहा है। 500 कई चीज़ें हो सकती है, नंबर है, लेकिन इसलिए क्या किया कि हर चीज़ का नाम देने के लिए, हर चीज़ को डेफिनेशन, जैसे आपका ये जो सरनेम होता है, जैसे आपका सरनेम होता है, वैसे ही हर नंबर का अपने आप में सरनेम की मूल उसके ओरिजिन के बारे में बताता है कि ये हमें किस चीज़ की ओर डिफाइन करें, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कोई है अंकित। अब अंकित तो बहुत सारे हैं, लेकिन अंकित के जैसे ही आगे नाम जुड़ेगा, जैसे कोई भी नाम जुड़ गया, जैसे अंकित, मान लिया जाट, अंकित जाट का मतलब है ये उस जाट, उसका सरनेम जाट है, वो कहाँ से बिलोंग करता है? जाट जाति से बिलोंग करता है। ऐसे ही अगर मैंने किसी के पीछे उसकी यूनिट लगाई है, मतलब वो किस से बिलोंग करता है, वो डिस्टेंस के बारे में बात, कोई नंबर किस चीज को इंडिकेट करता है उसे बताने के लिए हम यूनिट लगाते हैं। ऐसे ही एंगल को डिफाइन करने के लिए, जैसे मैंने लिखा कि 50, 50 तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें अगर डिफाइन करना है कि 50 एंगल ही है, तो 50 एंगल करने के लिए इसका एक यूनिट होता है, उस यूनिट को बोलते हैं डिग्री। उसकी जो बेस यूनिट है उसे क्या बोलते हैं? डिग्री। और इसे इस प्रकार लगाते हैं, 50 के ऊपर छोटा सा गोल बिंदु, इसे बोलते हैं डिग्री। यानी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट होती है, क्या बोलेंगे? एंगल को रिप्रेजेंट करने की होती है, उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। और ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि ये डिग्री क्यों नाम क्यों दिया, को रिप्रेजेंट करने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि हर चीज को रिप्रेजेंट करने के अपने आप में एक नंबर होता है। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए किलोमीटर आता है। अपने आप के जो सरनेम है वो आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। वैसे ही एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आता है? डिग्री। जैसे मैंने लिखा 50 डिग्री, इसका मतलब अब ये जो 50 है वो बिलोंग कर रहा है, वो एंगल्स के बारे में बात कर रहा है, यानी कोई भी 1D फिगर के बीच के झुकाव के बारे में बात करने के बाद जो झुकाव की तरह 50 है, क्योंकि हाँ 50 डिग्री। अगर केवल 50 बोलता तो वो 50 कुछ भी हो सकता, किलोमीटर यानी वो डिस्टेंस की बात भी कर सकता था, वो 50 किलो यानी वो वेट की बात भी कर सकता था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि डिग्री, तो ये डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट आपको समझ में आया कि डिग्री का मतलब है कि एंगल को रिप्रेजेंट करने का, यानी उसके सरनेम की तरह काम करता है कि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ये बताने के लिए हम उसके अंदर डिग्री यूज करते हैं। अभी डिग्री की बात करेंगे, बाद में अलग इसके सरनेम के अंदर और भी सरनेम है, जैसे रेडियन आ गया, और इस प्रकार हम याद करेंगे तो ये हो गया डिग्री। तो सबसे बेसिक इसकी यूनिट होती है, उसे क्या बोलते हैं? डिग्री। तो आपको समझ आया कि एंगल क्या होता है, कि किन्हीं भी दो 1D फिगर के बीच का जो झुकाव होता है उसे क्या बोलते हैं? एंगल। उसको रिप्रेजेंट करने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? अब ये एंगल वास्तव में काम कैसे करते हैं, इसको आप ऐसे समझना कि जैसे आप समझो इसको, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपको ऐसे एक एग्जांपल ऐसे समझो कि आप मान लो ये आप खड़े हो, ठीक, मतलब आप गेम खेल रहे हो, आप टोटल 2 जने हो, दो दो व्यक्ति हो आप, और आप एक गेम खेल रहे हो। एक आप हो और एक आपके पास में ये साथी है। अब आप दोनों ने हाथ पकड़ लिए, जैसे हाथ पकड़ पड़े, अब वो आपके चारों तरफ ऐसे खेलता है, आपने
बचपन के ऐसे खेलते हैं कि हाथ पकड़ के ऐसे चारों तरफ घूमने के होते हैं कि आप घूमोगे और आपके चारों तरफ से घूमता जाएगा। इसको मैं क्यों समझा रहा हूँ, समझना, एक उसकी पोजीशन फिक्स है या नहीं, उसकी पोजीशन फिक्स है, एक यहाँ खड़ा है, इसने इसका हाथ पकड़ रखा है, इसने इसका हाथ पकड़ रखा है। अब ये जो बंदा है ये चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, यानी पूरा चक्कर काट रहा है ऐसे घूमते हुए। अब ये मैंने क्यों समझा, ये तो फिक्स है, लेकिन इसके रेस्ट में ये अपनी मेन जो पोजीशन है उससे कितना बेंड खा रहा है, समझ रहे हो बात, कि एक और ये भी फिक्स है यहाँ, तो अब ये मूव करने लगा, अब ये साइड में मूव करने लगा, तो ये अपनी जो ओरिजिन है, अपना जो मूल पोजीशन है उसकी, यानी जो अपनी जो पोजीशन है उससे कितना बेंड करा है, आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया और ऐसे करते करते इस साइड आ गया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, ऐसे करते यहाँ आ जाएगा, यानी अपनी मेन डायरेक्शन, अपनी जो मेन पोजीशन उससे जस्ट अपोजिट आ गया। फिर ये यहाँ से ऐसे मूव करते करते यहाँ आएगा और ऐसे फिर मूव करते करते यहाँ आएगा। यानी जब ये अपना एक चक्कर, अपने साथी का एक चक्कर पूरा करेगा तो उसे हम बोलते हैं कि ये इसने टोटल 360 डिग्री का एंगल कवर कर लिया। कितना का एंगल कवर? 360 डिग्री। तो आपको ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम किसी एक फिक्स चारों तरफ एक चक्कर मूवमेंट करते हैं, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करते हैं, तो हम टोटल कितने डिग्री का एंगल कवर करते हैं? वो टोटल 360 डिग्री एंगल होता है। आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना है कि किसी भी एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ जब हम एक चक्कर कंप्लीट करते हैं तो हम टोटल 360 डिग्री एंगल कवर करते हैं। अब इस जैसे मान लो ये फिक्स पॉइंट है, बच्चा है जो इसके चारों तरफ एक चक्कर काटा, तो इसके हम कितने प्रॉपर टुकड़े कर सकते हैं? अगर मैं इसको ऐसे बांट तो इसके टोटल कितने टुकड़े होंगे? एकदम पर्टिकुलर 4 टुकड़े। पूरा चक्कर कितने डिग्री का था? 360 का। तो ये एक जो चक्कर है वो कितने डिग्री का होगा? 360 अपॉन कितने हो गए टोटल टुकड़े? कितने कर दिए? 4। टोटल टुकड़े कितने बन गए? 4। और इन जैसे में 4 टुकड़े, टोटल टुकड़े 4, टोटल एंगल कितना है? 360 और टुकड़े हैं 4, यानी एक टुकड़े के अंदर कितने डिग्री आ रहा है? 90 डिग्री। यानी यहाँ से यहाँ तक जब आप मूव किए, यानी आपने किसी साथी को यहाँ से लेकर आपने अपनी मूल पोजीशन में यहाँ से यहाँ तक चेंज किया, तो ये जो आपने एंगल बनाया है, आपने जो एंगल क्रिएट किया है, यानी आपका जो झुकाव हुआ है अपनी अपनी मूल जो पोजीशन थी जितना झुकाव किया है उसके अंदर कितने डिग्री एंगल बना? ये बना 90 डिग्री। इसलिए हम बोलते हैं, इसका नाम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसका नाम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नाम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। आपको आगे समझाएंगे। राइट एंगल का मतलब है कि कोई लाइन, कोई भी पॉइंट या कोई भी जो 1D फिगर है और एक दूसरी 1D फिगर है के बीच में अगर झुकाव नहीं होता है, एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट खड़ी होती है, किसी खड़ी होती है, जैसे आप एक टेबल है, टेबल के ऊपर अगर आपने इस प्रकार एक पेन सीधा खड़ा किया तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये टेबल जो है, ये जो पेन है, ये टेबल के ऊपर कितने डिग्री एंगल बनाएगा? 90। क्यों 90 का बनाएगा? क्योंकि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के अंदर 90 करेगा और फिर यहाँ से यहाँ तक आने का 90, ऐसे जब ये पूरा चक्कर बना लेगा तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 360 डिग्री। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि किसी भी एक फिक्स पॉइंट से के ऊपर, किसी भी एक फिक्स लाइन के ऊपर जब हम एक दूसरी लाइन को स्ट्रेट खड़ा करते हैं तो वो एंगल बनाता है 90 डिग्री। और इस 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ऐसे आपको देखना, यहाँ था और यहाँ दूसरा था, इसने अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कवर किया तो यानी ये अपने जो प्रेजेंट यहाँ उसके कंपेरिजन में कितने डिग्री एंगल बना दिया? एकदम आ गया पूरा, तो इसे बोल देंगे 90। अगर ये यहाँ से घूम के यहाँ तक आता तो ये मतलब कितना करेगा बताओ? अगर ये यहाँ आता तो ये 90 प्लस ये 90, तो टोटल कितना एंगल कवर कर दिया इसने? 180। अब आप बताओ कि ये जो पहले जिस लाइन में था, क्या ये घूम कर इस प्रकार ये क्या उसी लाइन के ऊपर वापस आ गया? तो जब भी कोई लाइन, कोई भी बंदा अपने ही लाइन पर वापस आ जाता है, ये बंदा है यहाँ से घूमकर एक पॉइंट फिक्स में यहाँ आ गया, यानी इसी लाइन के ऊपर वापस आ गया, तो इसने जो एंगल एक मिडिल पॉइंट पर क्रिएट किया वो एंगल कितने डिग्री का होगा? 180। और इसीलिए इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अपने आप में एक स्ट्रेट यानी सीधी अपने आप में क्या बनाता है? स्ट्रेट एंगल बनाता है। अब स्ट्रेट एंगल कैसे बनाता है वो मैंने समझा दिया कि कोई अगर यहाँ से शुरू होकर फिक्स पॉइंट के कंपैरिजन के अंदर पूरा घूम उसी लाइन पे वापस आ जाता है तो वो हमेशा एकदम स्ट्रेट, यानी उसी लाइन के उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर वापस आया नहीं है, सीधी लाइन है, सीधे लाइन को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई बंदा यहाँ से घूम के एक फिक्स पॉइंट के
वापस उसी लाइन पे आ जाता है, यानी वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है 180। और ये मैंने यहाँ से बता दिया कि टोटल कितना होता है 360। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना होगा 180। क्या वो उसी लाइन पर वापस सेम आ गया क्या? इसीलिए बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। तो दो एंगल आपको समझ में, एक होता है 90 डिग्री एंगल, एक होता है स्ट्रेट एंगल। अभी इसके अंदर बीच में छोटे छोटे एंगल और, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा चीज बताता हूँ, इस एंगल का नाम कैसे देंगे। समझ कौन से नेम ऑफ एंगल। अब इसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, किसी भी एंगल का नाम कैसे देते हैं हम। जैसे आप समझना कि कोई भी मान लो 3 पॉइंट है, कोई मान लो 2 लाइन, मैंने ये 2 लाइन्स है, ये दो अपने आप में एक 1D फिगर है, और ये एक दूसरे के ऊपर इतनी झुकी हुई है, इनका झुकाव होता है। देखो ये सर्कुलर डिस्टेंस होती है, जैसे कभी भी नॉर्मल डिस्टेंस से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ भी सेम रहेगी, आप यहाँ देख लोगे तो ये भी सेम रहेगी, अगर ये आप यहाँ देख लोगे तो भी, क्योंकि ये एक नॉर्मल डिस्टेंस नहीं होती, ये एक सर्कुलर डिस्टेंस होती है। और ये सर्कुलर डिस्टेंस अगर यहाँ पॉइंट के पास बन गई, जितनी बन गई, ये हमेशा उतनी ही रहेगी। और इसको जो मेजरमेंट करते हैं वो हम इसे करते हैं कंपास से, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, तो ये 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर कितनी झुकी हुई है, उनके बीच का जो ये सर्कुलर डिस्टेंस होती है, इसे क्या बोला मैं? एंगल। इसका जो झुकाव है, उनके बीच का जो बेंट है, उसे क्या? एंगल। लेकिन अब इस एंगल का नाम कैसे दें? तो इसके लिए आपको क्या समझना है कि हम किसी भी एंगल का नाम कैसे, आपने देखा होगा कि जैसे आपको मैं बता 7th क्लास में पढ़ा होगा कि आपको इस प्रकार के कुछ एंगल्स के नाम दिए हुए थे, जैसे आपने देखा होगा ऐसे बताएं ABC, इस प्रकार के एंगल पढ़ा होगा, ये एंगल का साइन होता है। ये क्या होता है? एंगल का साइन होता है। अगर आपको किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करना तो ये उसका साइन होता है, इस प्रकार हम साइन करते हैं, ये होता है साइन ऑफ एंगल। हर चीज़ को करने का तरीका होता है, ऐसे एंगल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, उसका ये साइन है। ठीक है, ये होगा एंगल का साइन। जैसे आप मान लो किसी भी स्कूल में जा रहे हो, तो उस स्कूल का कुछ ना कुछ नाम तो है ना, उस स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए नाम दिया गया है, ऐसे ही उसका कोई ना कोई लोगो है, वैसे ही इस एंगल को रिप्रेजेंट ये उसका लोगो होता है, ये उसका साइन होता है। अब इसका क्या नियम है, ये ABC कैसे बना, इसको आपने, इसका क्या मतलब होता है, ये आपसे यहाँ से बना। जब कोई 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर कितनी झुकी है, जैसे मान लो ये दोनों लाइनें, ये 2 लाइनें एक दूसरे के ऊपर कितनी झुकी हुई है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए आपको इन लाइनों के ऊपर कुछ पॉइंट मानने होते हैं। जैसे मान लो ये लाइन है, इस लाइन पर कोई एक पॉइंट होगा A, और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर झुकी है, जहाँ पर जो कट कर रही है, जैसे चौराहे होते हैं, आपने देखा होगा कि 2 रोड जब एक दूसरे कट करती है तो वहाँ पे चौराहे बनते हैं, पॉइंट बनता है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी जब इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने, सर्किल बनता है, दे दिया मैंने B, जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, दोनों 1D फिगर एक दूसरे को कट कर रही है। अब इन दोनों के बीच झुकाव का जो ये है, इसका नाम होता है, लेकिन इस एंगल का नाम कैसे दें? और इस लाइन पर पॉइंट मान लिया पॉइंट C। तो अब आपको कैसे करना है? आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, उसको आपको हमेशा बीच में रखना है, वो बीच में रहेगा। देख लो भाई, ये ऊपर है, ये बीच में, इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है? B आ रहा है। दूसरा बोलेंगे, जैसे इसको मैं बोलता हूँ कि आप इसको समझो कि आपको ये डिस्टेंस कवर करनी है, तो पहले अगर आपको A से C पर जाना है, तो आप A से C पर कैसे कवर करोगे बताना? आपको A से C पर जाने के लिए पहले आपको A से B जाना पड़ेगा, और फिर आपको B से कहाँ जाना पड़ेगा? C। तो कौन आ रहा है? B आ रहा है, यानी पहले आपको A से कहाँ जाना है? B पे जाना है, और फिर आपको B से कहाँ पे जाना है? C। तो ये जो इस प्रकार हम किसका नाम देते हैं? एंगल का नाम देते हैं। अब आपको एंगल का नाम समझ आ गया होगा कि हमने एंगल का नाम कैसे दिया। इसको आप कैसे भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे मान लो ये लाइन है, और मैंने कह दिया कि आप बताओ कि इस एंगल का नाम बताओ, मैंने कहा कि इस एंगल का नाम बताओ, तो 90 इस एंगल का नाम बताओ। एंगल तो देखो, एंगल की वैल्यू और एंगल के नाम दोनों में डिफरेंस होता है, आपके नाम और आपके वेट में डिफरेंस होगा। वैसे एंगल की वैल्यू कितनी है? 90, लेकिन एंगल का नाम क्या होगा? तो अब नाम किस देंगे? ये एंगल, मान लो इसका नाम मैंने दे दिया P, इसका नाम है Q, इस पॉइंट का नाम है R, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया S, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने T। तो अगर आपसे पूछ रहे कि बताओ इस एंगल का नाम बताओ, इस एंगल को कवर करने के लिए आपको पहले कहाँ से कहाँ आना पड़ेगा? P से Q तक, तो लिख दो P से Q। और फिर आपको देखो, एंगल अगर ये है तो ये इन दोनों लाइनों से कवर हो रहा है, अगर ये इन दोनों लाइनों से कवर हो रहा है तो पहले आपको P से Q तक जाना पड़ेगा, फिर आप Q से R तक आना पड़ेगा। तो P से Q, फिर Q से R, इस प्रकार हम किसी भी एंगल का नाम रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसके अंदर मान लो ये जो लाइन है, जो दो लाइनें एंगल्स बना रही है, उन दो लाइनों पर आपको तीन बने पी क्यू, इसी से एग्जांपल और आर। अब आपको ये देखना है कि अगर मेरे को ये एंगल कवर करना है तो इस एंगल को कवर करने के लिए मेरे को कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा। पहले आपको पी से क्यू जाना पड़ेगा और फिर क्यू से आर, और ऐसे ही आपको नाम लिखना है। अब देखो यहाँ कन्फ्यूज होते हैं, कोई कहते हैं सर हम आर से क्यू नहीं जा सकते क्या, और क्यू से पी नहीं जा सकते क्या। कोई फर्क नहीं है, चाहे आप एंगल का रिप्रेजेंट आर से क्यू जाओ और क्यू से पी जाओ, के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप पी से क्यू जाके क्यू से आर जाओ, चाहे आर से क्यू जाके क्यू से पी जाओ, के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। इसके अंदर ये सिर्फ एक नाम रिप्रेजेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि आप दिल्ली से जयपुर जाओ, चाहे जयपुर से दिल्ली जाओ, दोनों की डिस्टेंस के अंदर वैसे अगर आप कोई भी 3 पॉइंट के अंदर केवल वाले पॉइंट को सही रखते हो और बाकी दोनों पॉइंट को अगर आप चेंज करते हो तो उन दोनों एंगल के मेजरमेंट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर आप सोच रहे हैं बताओ इसका नाम बताना, इस एंगल का नाम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप बताओगे इस एंगल को कवर करने के लिए मेरे को कौन सी दो लाइंस के ऊपर चलना पड़ेगा। एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एस से कहाँ जाना पड़ेगा, क्यू पे, तो क्या लिखेंगे एस क्यू, और फिर आपको क्यू से कहाँ जाना पड़ेगा, क्यू से टी, तो एंगल का नाम क्या हो गया, एंगल एस क्यू टी। अच्छा अगर कोई ये कहे कि सर मैं तो क्यू जाऊँगा और क्यू से एस जाऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल का रिप्रेजेंटेशन टी से क्यू और क्यू से, इन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम। तो एंगल्स का नाम लिखना आपको समझ में आ गया होगा कि एस क्यू टी कैसे लिखा जाता है। तो अगर आपको कोई भी बोल दे कि बताओ ये एक लाइन है, ये पॉइंट एल है, इस पॉइंट का नाम एम है, इस पॉइंट का नाम एन है, और ये लाइन जाकर ऐसे कट कर रही है, इस पॉइंट का नाम पी है, इस पॉइंट का नाम क्यू है, इस बार ये कुछ लाइनें कट कर रही है दूसरे को। अगर आप सोच रहे बताओ आप एल एम क्यू को रिप्रेजेंट करोगे, ये कहाँ पर होगा स्पीकर के अंदर, तो कैसे चेक करेंगे सर हमें कि अगर बीच में एम है मतलब एंगल बनेगा तो पॉइंट एम, ऐसे आपको देखना है कि अगर एंगल का नाम बीच में एम आ रहा है मतलब ये जो एंगल बनेगा वो कौन से पॉइंट पर, एम पॉइंट पर बनेगा। तो सबसे पहला काम जैसे देखा आपको, देखो एम कहाँ पर है, तो बताओ इस फिगर के अंदर एम कहाँ पर है, यही है क्या एम, तो ये हो गया एम। अब किन दोनों पॉइंट के बीच में बनेगा, उस क्यू वाले लाइन के बीच वाले एंगल में बनेगा। तो पहले आप एल ढूंढो, ये एल रहा, और फिर आप ढूंढो ये क्यू रहा, तो यानी क्यू वाली। अब कोई ये कहेगा कि सर ये भी तो क्यू वाली लाइन है, लेकिन देखो ये क्यू वाली लाइन तो है लेकिन आ रहा है क्या, क्यू वाली ऐसी लाइन होनी चाहिए जिसको एम आए, क्योंकि तभी तो एम क्यू बनेगा, तभी तो एल एम बनेगा। तो क्यू वाली ऐसी लाइन जिसके ऊपर एम आना चाहिए, तो ये ऐसी लाइन नहीं है जिस पर एम आएगा, यानी इसको हमें नहीं लेना है। कैसे क्या समझाया कि कैसे हमें लेना नहीं होता है। तो हमें लेनी ये लाइन लेनी है, क्यू वाली ऐसी लाइन एम आता है, इसी लाइन के ऊपर आ रहा है एम, क्यू भी आ रहा है एम भी आ रहा है, और एल वाली लाइन भी लेनी, एल कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो एल वाली कौन सी एम आ रहा है, तो ये एम आ रहा है, और ये दोनों लाइन जहाँ पे कट करिए तो ये जो एंगल बनेगा ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, इस एल एम क्यू का। तो अब आपको नाम एंगल पहचान आ गया, जिसमें कहा कि आप बताओ पी क्यू एन, ये काम। तो देखो पी क्यू का मतलब जहाँ पर एंगल बनेगा, जो पॉइंट जिस पर एंगल बनेगा वो कौन सा पॉइंट है, क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट ये किन दोनों के बीच में, पी पर और एन पर। तो पहले पी को ढूंढो, ये पी रहा और ये एन रहा, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या बोल देंगे, इन दोनों के बीच में जो बनता है, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये जो एंगल है इस पूरे एंगल का नाम क्या होगा, एंगल पी क्यू एन। इस एंगल का रिप्रेजेंटेशन करना है। अब सर जी हमने कर ली, हमने मेन चीज़ सारी कर ली। तो अब तक हमने क्या क्या किया, देखो अभी आपको थोड़ा सा एक करा देता हूँ। आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा सर जी पहली चीज़ लाइन क्या होती है, दूसरी चीज़ रे क्या होती है, तीसरी चीज़ लाइन सेगमेंट क्या होता है, चौथी चीज़ एंगल्स क्या होते हैं, पांचवी चीज़ ऑफ एंगल, किसी भी एंगल का नाम कैसे देते हैं, और ऑफ रे।
चीज़ें हमने आज पढ़ी है। तो मैंने क्या कहा कि लाइन क्या होती है, लाइन एक ऐसी 1D फिगर है जिसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम, सारे के सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सारे सारे नंबर, इसके ऊपर दो डायरेक्शन होती है, एक होती है नेगेटिव डायरेक्शन, एक होती है पॉजिटिव डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं, डायरेक्शन ही अलग अलग होती है, यानी किसी एक फिक्स पॉइंट कंपैरिजन में एक आगे की तरफ जाना और एक उसके पीछे की तरफ जाना। मतलब आपने अगर यहाँ से 5 किलोमीटर आगे चला और यहाँ से अगर 5 किलोमीटर चला, इसका मतलब ये नहीं कि आपने नेगेटिव डायरेक्शन, आपने केवल डायरेक्शन है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये होती है लाइन्स। लाइन्स क्या होती है, जिसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना उसका एंडिंग पॉइंट होता है, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना उसका एंडिंग पॉइंट। अब रे क्या होती है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है, सूर्य की किरणें, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो डिफाइन होता है, लेकिन उसका एंडिंग अगर वो अंत होगी उसका डिफाइन नहीं होता है। ये कहीं पर भी हो सकती है। इसलिए अगर आप किसी भी लाइन का, लाइन तो माइनस इन्फाइनाइट से शुरू हुई है और प्लस इन्फाइनाइट तक जाती रहेगी, स्टार्टिंग पॉइंट भी डिफाइन नहीं है, उसका एंडिंग पॉइंट भी डिफाइन नहीं है, लेकिन उसके कोई भी टुकड़े, कोई भी दो पार्ट है जो हम अपनी मर्जी से उठाते हैं, किसी भी एक पॉइंट को मानते हैं यहाँ से यहाँ तक, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी डिफाइन होता है, उसका पॉइंट भी हम डिफाइन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। यानी उस लाइन का, उस पूरी कंप्लीट लाइन का हम एक हिस्सा उठा रहे हैं, तो बोलते हैं लाइन सेगमेंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी डिफाइन होता है, इसका पॉइंट भी डिफाइन होता है। तो ये भी हो गया। एंगल्स क्या होते हैं कि कोई भी दो लाइंस या लाइन सेगमेंट या रेज, एक ही बात है, उनके जो बीच की जो स्लोप होती है, उनके बीच का जो झुकाव होता है, एक दूसरे के ऊपर कितनी झुकी हुई है। अगर सीधी खड़ी है, अभी अगर सीधी खड़ी है तो कितने डिग्री एंगल होगा, 90 का। अगर कोई एक दूसरे पर सीधी खड़ी होती है, जैसे हम जब भी घर बनाते हैं तो ये आपको देखना, जो होता है वो इस चीज़ को डिफाइन करता है। कोई भी दो चीज़ें एक दूसरे को सीधी होती है तो वो लगा के चेक करता है, उसको बोलते हैं 90। तो जब भी कोई दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर सीधी खड़ी होती है उसे बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। एक दूसरे के ऊपर सीधी खड़ी 90 बनेगा। जब एक इस प्रकार यहाँ एक पॉइंट है तो उसी पॉइंट से शुरू करके पूरी घूमते हुए अगर उसी लाइन के ऊपर वापस आ गया तब 180 एंगल बनेगा। अगर आपने किसी एक ही चीज़ की तरफ एक चक्कर बनाया है तो उसे बोलते हैं 360 डिग्री एंगल, यानी पूरा घूम के वापस वहीं पे आ गई, यानी वो अपनी ही कितना झुकी हुई है, 360। तो 360 भी मान लो, चाहे ऐसा भी मान सकते हो, देखो कोई भी पॉइंट है, अगर वो घूम के वहीं पर आ गया, वास्तव में तो उसने कोई अपने अपनी पोजीशन तो झुका ही नहीं है, 0 डिग्री भी मानते हैं। ये आपको आगे बढ़ेंगे कि जीरो में 360 को कैसे मान सकते हैं। तो जीरो हो गया या 360, ये हो गया 180, ये हो गया 90 डिग्री। प्लस के एंगल ने बता दिया, कोई भी दो लाइनें अगर कट कर रही है तो आपको 3 पॉइंट मानने हैं उन लाइनों के ऊपर, और कैसे आपको एक पॉइंट से शुरू करना है और चलते हुए दूसरी पॉइंट की तरफ जाना है। सीधा डायरेक्ट कूदना नहीं है, एक पॉइंट से बीच वाले पॉइंट जाना है, जहाँ पर काट रही है उसको तो लेना ही लेना है। तो वो लाइन जहाँ पर कट करती है तो उन्हें जहाँ पर जिस पॉइंट करती है वो हमेशा बीच में रखना है, डायरेक्ट ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा ये पी है, ये एम है, ये एन है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है एंगल, ये उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पर काट रही है वो आएगा। इस एम का मतलब है कि जहाँ काटेगी, और पी से एन, तो पहले आपको पी से एम जाना है, फिर एम से एन जाना है, ये होगा एंगल का नाम देना। और नेम ऑफ रे आपको बता ही दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट और उसके किसी भी उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट और एक रे होगा। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।